उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने अपनी मियाद का आखिरी बजट पेश कर दिया है। 5,50,217 करोड़ के बजट में किसानों और मजदूरों पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। बजट में ज़राअत, किसानों, मजदूरों, तालीम समेत दीगर शोबों पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। कोरोना वैक्सीन के लिए 50 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। अयोध्या की तरक्की के लिए बजट में 140 करोड़ रुपए की तजवीज़ है। मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कायम करने की बात भी बजट में की गई है। बजट पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए ऑपोजिशन ने इसे इलेक्शन बजट करार दिया है। लोक कल्याणकारी, विकासोन्मुख, सर्वसमावेशी बजट के लिए मैं वित्त मंत्री, वित्त राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह, प्रदेश के अपर मुख्य सचिव वित्त और वित्त आयुक्त श्रीमती राधा एस चौहान तथा वित्त विभाग की उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं। यह बजट सबका साथ, सबका विकास तथा सबके विश्वास की उत्कृष्ट लोकतांत्रिक भावना से पूर्ण प्रदेश के तीव्र, धारणीय एवं सर्वसमावेशी विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। वैश्विक महामारी कोरोना के मध्य देश के सबसे बड़े राज्य के लिए यह बजट एक नई आशा, एक नई ऊर्जा और उत्तर प्रदेश की नई संभावनाओं को उड़ान देने का एक माध्यम बनेगा। खासतौर पर हर घर को नल, हर घर को बिजली, हर गांव में सड़क और हर गांव को डिजिटल बनाने के संकल्प के साथ ही हर खेत को पानी और हर हाथ को काम देने का संकल्प इस बजट में निहित है। संकल्प पत्र उठा करके देखेंगे तो पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र पूरा नहीं किया, बल्कि पुराना काम समाजवादी पार्टी का जो था उसका शिलान्यास किया, समाजवादी काम का उद्घाटन किया, समाजवादी सरकार में जो एमओयू थे उन एमओयू का एमओयू किया। कम से कम बजट में तो ये बताते कि 5 लाख करोड़ के लगभग का आपने एमओयू किया, वो जमीन पर कितना उतरा है? आपने इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या दिया है? क्या गंगा एक्सप्रेस आपका है? ये जो एक्सप्रेस वे बन रहे हैं उत्तर प्रदेश में, क्या आपके घोषणा पत्र में थे? ये सभी दूसरी सरकारों के काम थे जो अभी भी आपने पूरे नहीं किए। समाजवादी सरकार में 22 महीने में एक्सप्रेस वे 302 किलोमीटर का बनके खड़ा हो गया था। जो समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल की खुशहाली के लिए, पूर्वांचल को विकास से जोड़ने के लिए समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे दिया था, और 4 साल पूरे हो गए हैं, उसके बावजूद भी एक्सप्रेस वे पूरा नहीं हुआ। बजट पर आगरा के लोगों ने यूपी हुकूमत की सताइश की है। में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो आज बजट पेश किया है उसमें विकास की तमाम बातें कही गई है। साथ ही साथ चिकित्सा व्यवस्थाओं को लेकर विशेष जोर रहा है, विकास भी की बात है। तो हम बात करेंगे आगरा में मेडिकल व्यवसाय से जुड़े लोगों से, जो लोग दवा कारोबार से जुड़े उनसे। तो आप बताइएगा, क्या नाम आपका है? मेरा नाम दिनेश नारायण केसरवानी है। मैं बाग फरजाना आगरा में केसरी वीडको के नाम से फर्म चलाता हूँ। आज के बजट के बारे में जितनी उम्मीद थी वो उम्मीद से भी ज़्यादा बढ़कर निकला। जिस तरह कोरोना काल में जिस प्रकार की परेशानियां हुई उसको देखते हुए योगी सरकार ने बहुत अच्छा इंतजाम किया, कोरोना काल में इंतजाम किया। उसके बाद का आज का बजट जो डेवलपमेंट के ऊपर आया है और लोगों के विकास के ऊपर आया है, बहुत शानदार है, बहुत सराहनीय है, और ये आगे जाके प्रदेश की प्रगति करेगा। तो शानदार बजट है और विकास की बातें, तो और भी लोगों से हम बात करेंगे। आप बताइएगा, क्या नाम आपका है? राकेश नारायण केसरवानी मेरा नाम है। किस तरह से देखते हैं? बजट बहुत अच्छा आया है और हमारे योगी जी ने बहुत बड़े अच्छे उन्होंने मतलब बहुत अच्छे विकास के लिए कार्य किए हैं और अगली बार भी योगी जी की सरकार आएगी, ये हमें पूरी आशा है 100%।
तो बजट को लेकर के लोगों में अच्छी खासी प्रतिक्रिया देखी जा रही है। आप बताइएगा, यूथ से हम बात कर लेंगे, आप बताइएगा बजट को लेकर के क्या कहेंगे आप? बजट को लेकर मेरा यही मानना है कि काफ़ी अच्छा कर रही है योगी सरकार। जिस हिसाब से योगी सरकार ने हमारे उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए कर रही है, मुझे ये लगता है कि आगे चल के योगी सरकार बहुत अच्छा करेगी। और रोज़गार, मैं खास करके योगी सरकार से एक दरख्वास्त करूँगा कि एक कानून व्यवस्था अच्छी करी है और रोज़गार को लेके बहुत कुछ ऐसा बनाया जाए जो बेरोजगार युवा घूम रहे हैं उनके लिए रोज़गार की एक अच्छी व्यवस्था बने। धन्यवाद। तो जो बजट है उसको लेकर ताज के शहर आगरा से शानदार प्रतिक्रियाएं हैं और लोग योगी सरकार के बजट की सराहना कर रहे हैं। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज़ 18 आगरा। वहीं इस बजट से ताजिर तबका भी मुतमईन नजर आया। उनका कहना है कि बजट से उन्हें जो उम्मीदें थीं वो बहुत हद तक पूरी हुई है। अयोध्या में भी ताजिर तबका खुश नजर आया। योगी सरकार ने अपने कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया है। कोरोना काल के बाद पेश किए गए इस बजट का आकार काफी बढ़ाया गया है और यह माना जा रहा है कि यूपी का ऐतिहासिक बजट है, जो कि 5,50,270 करोड़ का है। इसमें हर वर्ग को छूने की कोशिश की गई है। खासतौर पर 2022 में चुनाव है, इसके मद्देनजर इसे चुनावी बजट भी माना जा रहा है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे किस तरह का ये बजट है। देखिए, ये बहुत सराहनीय प्रयास है क्योंकि हम सब जान रहे हैं पिछले 1 वर्ष से पूरा भारत और पूरी दुनिया कोरोना से ग्रसित थी। लगभग रोजगार लोगों के बंद हो गए थे, लोगों की आय घटी थी, उसके साथ साथ सरकार का राजस्व भी बहुत घटा था। उस ऐसे काल में सरकार द्वारा इतना बड़ा बजट प्रस्तुत करना वास्तव में योगी जी की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की इस प्रयास की मैं सराहना करता हूं। और इस बजट में जिस प्रकार से युवाओं के लिए और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, किसानों के लिए जिस प्रकार से इन्होंने जो मदद की बात की है और उनकी आमदनी बढ़ाने की बात की है, महिलाओं की सुरक्षा की बात की है और युवाओं की शिक्षा और उनके स्वावलंबन और रोजगार की जो बात की है, वो निश्चित रूप से इस बजट के बहुत सराहनीय उसका हिस्सा है। और इसका आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक प्रदेश पर इसका एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा। कितनी उम्मीदें आप लोगों की पूरी हुई हैं और किस तरह से इस बजट ने हर वर्ग को छूने की कोशिश की है? देखिए, योगी जी अपने स्वभाव के अनुरूप जन सेवक हैं। उन्होंने हर वर्ग का ध्यान रखा है, किसानों का विशेष ध्यान रखा है, छात्रों का विशेष ध्यान रखा है, महिलाओं का विशेष ध्यान रखा है। और हम लोग जैसा उम्मीद करते भी हैं भारतीय जनता पार्टी की एक्टिविटी से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यशैली से, वैसा ही बजट हम लोगों को मिला भी है। खासतौर से छात्रों का विकास देखा गया है। उन्हें इस बार लैपटॉप और पैड, आईपैड या लैपटॉप, टैबलेट के उसमें बंटवा करके भी अच्छा काम करने का उपाय किया गया है। फिलहाल सब मिला करके बजट बहुत बढ़िया है। 5.5 लाख करोड़ का बजट पेश करना, पेपरलेस बजट पेश करना योगी जी के लिए बहुत बढ़िया है और ये अभूतपूर्व है, बेहतरीन है। आखिरी बजट पेश है। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि शायद अगला बजट भी उन्हीं के हाथों में से पेश हो। देखिए, इस कोरोना काल के बाद तो हम लोग के व्यापार में काफी असर पड़ा था, जिसकी वजह से व्यापारिक परिस्थितियां तो बहुत ही डाउन हो गई थी। ऊपर से केंद्र और शासन द्वारा कोई भी ऐसा सरलीकरण नहीं दिया गया जिससे कि हमारा व्यापार बढ़ सके। अभी तक हम लोग जीएसटी और सभी कठिनाइयों का सामना कर रहे थे, परंतु उससे भी अभी हमें मुक्ति नहीं मिली थी। लेकिन इस कोरोना काल के दौरान ये जो आपका बजट आया है, इस बजट में व्यापारिक हित में तो कुछ अभी दिखाई नहीं देता है, परंतु परोक्ष रूप से समाज के रूप में, सामाजिक रूप से उन्होंने काफी लोगों को लोक लुभावना राहत देने की कोशिश। निश्चित तौर पर यह बजट जो है वो योगी सरकार का बजट ऐसे काल में आया है जबकि कोरोना से पूरा देश और पूरा विश्व त्रस्त था। आर्थिक जो व्यवस्थाएं थी वो चरमराई हुई थी। लेकिन इस बार यूपी सरकार ने बजट का आकार बढ़ाकर न केवल सभी वर्गों के हित साधने की कोशिश की है, बल्कि विपक्षियों को भी ये बताने की कोशिश की है कि इस बार जो उनका बजट है वो फोकस है आम आदमी पर, महिलाओं पर, युवाओं पर, बच्चों पर, सबको उन्होंने साधने की कोशिश की है कि ताकि सबको इसका सीधे तौर पर लाभ मिल सके। कैमरा पर्सन संजू मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। अयोध्या के लिए बहुत बढ़िया बजट आया है। अयोध्या का चौमुखी विकास हो रहा है इस समय यहाँ पर। योगी जी की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। व्यापार तो बहुत बढ़िया चल ही रहा है। अभी समय कोरोना की सारी स्थिति वगैरह जो है सब नियंत्रण में है। फैजाबाद अयोध्या मंडल के अंदर कोरोना वगैरह का एकदम कंट्रोल है और व्यापार भी अब अपना लाइन पर बहुत अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चल रहा है। और उन्होंने अयोध्या का ध्यान रखा है इस बजट में, इससे हम खुश हैं। लेकिन व्यापारियों का थोड़ा ख्याल करते हुए व्यापारियों का भी ध्यान रखें और जो सड़कों के लिए और यहाँ की परियोजनाओं के लिए है वो ज़मीनी रूप ले और व्यक्तिगत रूप से, जैसे वो 26 बार लगभग हमारी जानकारी में आ चुके हैं अयोध्या, तो दबाव बना के काम करें अधिकारियों से। मैं यही चाहता हूँ।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बाद साधु संतों की नुमाइंदा तंजीम अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने कहा है कि हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम मुसलमान तारीखी तौर से हिंदू हैं। अखाड़ा परिषद ने यह भी कहा है कि वो आरएसएस और वीएचपी के साथ मिलकर मुसलमानों की घर वापसी का काम जल्द शुरू करने जा रही है। अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी ने कहा है कि ये बात तारीख से साबित है कि हिंदुस्तान के मुसलमान पहले हिंदू धर्म के पैरों थे, लेकिन बाज़ वजह के बिना पर उन्होंने इस्लाम मजहब कबूल कर लिया। महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि अपने पुराने मजहब पर लौटने वाले मुसलमानों का अखाड़ा परिषद खैर मकदम करेगी। वाज़ के गुज़िश्ता दिनों संगम पर मुनक़िदा वीएचपी के कौमी इजलास में आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने कहा था कि मुल्क में बसने वाले तमाम मुसलमान हिंदू हैं। मुसलमान जानते हैं कि हमारे पूर्वज हिंदू थे, तो आदरणीय भागवत जी के बयान का हम लोग समर्थन करते हैं, सारे संत महात्मा, और ये प्रयास करते हैं वो जितने मुसलमान भाई अभी हैं, अगर उन्हें हम लोग इस धारा में लाना चाहें, वो खुद स्वयं उनको सोचना चाहिए, जब हमारे पूर्वज हिंदू थे तो हम भी हिंदू दोबारा बन जाए, तो उनका स्वागत रहेगा। और हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं यही, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे संघ हो, चाहे अखाड़ा परिषद हो, संत महात्मा सब यही प्रयास कर रहे हैं कि जो भटक गए थे पहले, उनके पूर्वजों ने अपने हिंदुत्व की भावना जगाई लेकिन बाद में मुसलमान बन गए, उनसे इतना निवेदन है कि आप पुनः अपने पिछले वाले पूर्वजों के साथ आ जाइए और पूरा दोबारा हिंदू बन जाइए, आपका सब स्वागत करेंगे। यूपी में असेंबली इंतखाबात से पहले समाजवादी पार्टी ने रियासत के सरकर्दा मुस्लिम लीडरों को लुभाने की अपनी कोशिशें मजीद तेज कर दी है। इस सिलसिले में समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने साबिक मरकजी वजीर और कांग्रेस के सीनियर लीडर सलीम शेरवानी से इलाहाबाद में मुलाकात की। सलीम शेरवानी की रिहाइशगाह पर होने वाली इस मुलाकात के दौरान कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता मुस्लिम कारकुनान की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। अखिलेश यादव के हमरा समाजवादी पार्टी के मकामी सदर इफ्तिखार हुसैन के अलावा दलित लीडर भी शामिल हुए। इस मौके पर अखिलेश यादव ने सलीम शेरवानी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी सलीम शेरवानी के सियासी मौक़िफ़ से पूरी तरह इत्तेफाक रखती है। अखिलेश यादव ने कहा कि यहाँ आने पर समाज के मुख्तलिफ तबकात के लोगों से मुलाकात हुई है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी पूरे मुल्क में नफरत की दीवारें खड़ी करने का काम कर रही है, जबकि समाजवादी पार्टी समाज के हर तबके को साथ लेकर चल रही है। समाज में या जो देश में हालात हैं, उन हालातों को कैसे सुधारा जाए, उसके लिए बहुत सारे प्रतिष्ठित लोगों से भी मुझे घर पे मिलने का मौका मिला है। वहीं वो जो राजनीति का रास्ता है, जो आज के समय पर भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति का रास्ता बनाया है, उस रास्ते से न देश का भला है, न प्रदेश का भला है, न समाज का भला है। और अगर उसी रास्ते पर देश चलता रहा, उन्हीं विचारधाराओं को अगर मजबूत करते गई जनता, तो कहीं ना कहीं हमारे देश में नफरत की दीवार और बड़ी हो जाएगी। मेडिकल साइंस की तरक्की और कामयाबी तजुर्बात की बुनियाद पर डॉक्टरों का कहना है कि कैंसर जैसी खतरनाक और जानलेवा बीमारी अब लाइलाज नहीं है, बस वक्त रहते इस बीमारी की पहचान और सही इलाज ज़रूरी है। कैंसर के बढ़ते खतरे और इलाज की सही जानकारी के तय लोगों को बेदार करने के मकसद से मेरठ के इस्माइल गर्ल्स डिग्री कॉलेज में बेदारी मुहिम के तहत खुसूसी सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में खास तौर पर खवातीन में होने वाले कैंसर से बचाव और इलाज से मुतालिक अहम जानकारी फराहम कराई गई। कैंसर के माहिर डॉक्टरों के अलावा इस प्रोग्राम में कैंसर को मात देकर नई जिंदगी हासिल करने वाली खवातीन ने भी शिरकत की। कैंसर से मुतासर होने वाली इन खवातीन ने इस प्लेटफॉर्म के जरिए अपने तजुर्बात और तासुरात जाहिर किए। कैंसर आज की तारीख में एक महामारी की तरह फैल रहा है और इंडिया में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, 50 से 60% लोग मर जाते हैं क्योंकि वो लेट स्टेज में आते हैं। उसके रीज़न यही है कि अवेयरनेस नहीं है। बीमारी का इलाज एक जगह है, लेकिन अगर हमें अवेयरनेस है, हम उसका बचाव का ध्यान रखें और साथ में अर्ली स्टेज में मालूम कर लें, तो एक तो कैंसर होगा ही नहीं, और होगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कम पैसे में खर्च करेगा, ठीक हो जाएगा। तो इस तरह के प्रोग्राम का सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि अवेयरनेस फैलती है और जो सुन रहे हैं खाली वही नहीं, वो अपने रिश्तेदारों को भी बताते हैं। और मैं तो ये मानता हूँ कि अगर 2% को भी उससे बेनिफिट होता है तो बहुत बड़ा बेनिफिट है। कैंसर के बाद ज़्यादा अपने आप को प्यार भी करने लगी हूँ और ज़्यादा बड़ी भी हूँ, एक ग्रोथ अपने आप में देखी है मैंने। तो कोई भी बीमारी कैसे भी आए उसका डट के सामना करें
और उसका सही इलाज करें, अपनी पॉजिटिविटी मेंटेन रखें। सबसे पहली बात ये है। अपने जैसे लोगों का साथ काउंसलिंग करती हूँ, उन्हें हिम्मत देती हूँ, क्योंकि उन्हें भी एक एग्जाम्पल मिल जाता कि अगर ये ठीक हो गई तो हम क्यों नहीं हो सकते। लेकिन बस ये है, आप शरीर से बीमार है, मन से नहीं होने चाहिए। तो मन ज़रूरी है, मेंटली स्ट्रांग होना ज़रूरी है, तो ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। ज़िंदगी तो वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। से वो और थे जो हार गए आसमां से। कोरोना काल में बिहार की नई सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया है। रियासत के वजीर खजाना तारकिशोर प्रसाद ने असेंबली में 2,18,303 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो पिछले साल के बजट के मुकाबले में तकरीबन 6,500 करोड़ ज्यादा है। बिहार राज्य का वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट आकार 2,18,303 करोड़ रुपये है, जिसमें स्कीम मद का कुल बजट आकार 1,518 करोड़ 86 लाख करोड़ रुपये है तथा स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय का बजट आकार 1,17,783 करोड़ 84 लाख रुपये है। रियासत के 2021-22 के बजट में सरकार ने उन सभी इंतखाबी वादों का ख्याल रखा है जो सरकार ने असेंबली इंतखाबात के दौरान लोगों से किए थे, चाहे वो 5 साल में 20 लाख रोजगार पैदा करने का वादा हो या फिर निश्चय पार्ट 2 को पूरा करने का अज़्म हो। वर्ष 2020-25 में सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्र में रोजगार के 20 लाख से ज्यादा नए अवसर सृजित किए जाएंगे। आप अभी सुने। इस हेतु उद्योग विभाग के वित्तीय वर्ष 2021-22 में 200 करोड़ रुपए के व्यय का उपबंध किया गया है। ये पूरा बिहार जानता है कि 7 निश्चय योजना वजीर आला नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। 7 निश्चय के लिए 4,671 करोड़ रुपए मुख्तस हैं। नौजवानों के लिए भी हुकूमत ने कुछ खास करने की कोशिश की है। 5 अजला में फार्मेसी कॉलेज कायम किए जाएंगे। नए मेडिकल कॉलेज की तामीर का काम मुकम्मल किया जाएगा। राजगीर में खेल यूनिवर्सिटी कायम होगी। बजट में खवातीन को भी खुद कफील बनाने के लिए खास जोर दिया गया है। महकमे सेहत के लिए बजट में 13,264 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिसका मकसद गांव-गांव तक लोगों में तिब्बी सहूलियात को बहम पहुंचाना है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से साकेत, शैलेंद्र, आनंद अमृतराज और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार की अक़लियती आबादी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। अक़लियतों की तरक्की का दम भरने वाली नीतीश हुकूमत के बजट से अक़लियतों को मायूसी ही हाथ लगी है। बिहार असेंबली में रियासत का 2,18,303 करोड़ का बजट पेश किया गया, जिसमें अक़लियतों के लिए सिर्फ 562.63 करोड़ का बजट मुख्तस किया गया। हालांकि गुज़िश्ता माली साल में अक़लियतों का बजट 532 करोड़ था, लेकिन इस बजट में नीतीश हुकूमत ने ऐसी हेरफेर की है कि असल में इस बजट से अक़लियतों के हाथ सिर्फ 525 करोड़ ही आएंगे। तेजस्वी यादव ने बजट को झूठ का पुलिंदा बताया है। उन्होंने कहा कि 7 वादे पार्ट 2 का जिक्र किया गया, मगर 7 वादे पार्ट 1 पूरा नहीं हुआ है। तेजस्वी ने कहा कि बंद पड़े मिलों का भी कोई जिक्र नहीं हुआ। बिहार विधानसभा का बजट सेशन का जो है दूसरा दिन है, जिसमें कि बिहार सरकार ने 1 साल का बजट पेश किया है। आप सब लोगों ने बजट को देखा, सुना। ये पूरी तरीके से जो बजट है ये झूठ का पुलिंदा है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई का जिक्र तक इस बजट में नहीं रहा। केवल घोषणाएं और ऐसी घोषणाएं जो फिर से दोहराया गया, जो 7 निश्चय 1 की बात है, वो भी अब तक पूरा 7 निश्चय 1 नहीं हो पाया। 7 निश्चय पार्ट 2 की बात की गई,
लेकिन इसमें झूठ हम इसलिए बोलेंगे, आप सब लोगों ने देखा होगा एक इंडस्ट्री कारखाने लगाने की कोई जिक्र नहीं हुआ। वज़ीर ख़ज़ाना तारकिशोर प्रसाद ने बजट के दौरान शायरी का तड़का भी लगाया। उन्होंने शायरी के जरिए ये पैगाम देने की कोशिश की कि हुकूमत रियासत की तरक्की के लिए संजीदा है। वज़ीर ख़ज़ाना का शायराना अंदाज देकर ऐवान का माहौल खुशनुमा हो गया। उनकी शिकवा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, उनकी शिकवा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है। मुझे यकीन है कि ये आसमां कुछ कम है। वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से, वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमां से। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। सुन लीजिए, थककर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, थककर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।